मैं ख्वाजा सरा थी, लेकिन सवाए अम्मा की ये बात किसी को नहीं पता थी। अम्मा के मरने के बाद भाभी ने मेरी शादी करना चाही तो मैंने उन्हें बात बता दी, लेकिन इसके बाद तो भाभी को और भी जल्दी पड़ गई क्योंकि वो मुझे घर पर नहीं रखना चाहती थी। उसने मेरी शादी एक खूबरू लड़के से कर दी। शादी हुई तो पता लगा कि सास ने पोते के लिए शादी करवाई है। शादी की रात मैंने उसे सच बता दिया तो वो बोला, तुम फिक्र न करो, हमारी औलाद जरूर होगी, तुम बस रोज कच्चे अंडे से पेट पर मसाज करती रहना। मैं भी मान गई और रोज ऐसा ही करती। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब ठीक 9 माह बाद मैंने सच में, मेरा नाम नताशा है, मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिद जब मैं 10 साल की थी तो इस दुनिया से चले गए थे। मेरी अम्मी और मैं अब्बू की वफात के बाद मेरे ननियाल आ गए। मुझ में एक बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन ये बात सिर्फ मेरी वालदा ही जानती थी। इस वक्त मैं भी ऐसी किसी बात से अनजान थी, या ये समझे कि मुझे भी पता नहीं था मेरे साथ मसला क्या है। मेरे मामू के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। अली जो शहर में पढ़ता था। मुझे पढ़ने लिखने का खास शौक नहीं था। मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी। मेरी वालदा मुझे घर पर ही पढ़ाती, लेकिन मैं बहाने बनाती थी किसी तरह पढ़ना ना पड़े। अम्मी से कई बार कहा पढ़ाई छोड़ देती हूँ, लेकिन वो चाहती थी कि मैं आगे पढूं। मुझे क्रिकेट खेलने और नाचने गाने का बहुत शौक था। मैं नित नए गानों की सीडीज मंगवाती और इन पर मशहूर एक्ट्रेसेस के डांस देखती और वैसे ही करती थी। मोहल्ले में किसी की शादी होती तो मैं माँ से चोरी भी जाकर वहाँ रौनक लगा देती। लड़कियाँ मेरी बहुत तारीफ करती कि तुम डांस बहुत कमाल करती हो। मुझे अब इनकी तारीफें अच्छी लगती थी। मुझे एक्टिंग का भी शौक था, लेकिन घर से इजाजत कभी न मिलती, इसीलिए इस तरह अपने शौक पूरे कर रही थी। इसके अलावा मुझे लड़ाइयाँ करने और दूसरों की लड़ाइयाँ देखने का बहुत शौक था। मोहल्ले में अगर किसी हमसाये की लड़ाई होती, मैं दीवार पर चढ़कर देखती। अगर कभी ऐसा करते हुए मेरी माँ की नजर पड़ जाती तो बहुत डांटती। एक बार ऐसे ही मैं सीढ़ियों पर खड़ी होकर साथ वाले घर में झांक रही थी। यहाँ पर हमारी हमसाई आज फिर जंग के मूड में थी और अपनी बहुओं को ठीक ठाक सुना रही थी, और बहू भी ऐसे लड़ रही थी जैसे आज आखिरी लड़ाई हो। मुझे बहुत मजा आ रहा था इनकी लड़ाई देखने में। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। खुद पर किसी की नजरों को महसूस करके मैंने इर्द गिर्द देखा तो सामने ही मुझे एक लड़का नजर आया जो मुझे ही देख रहा था। मैंने घूरकर उसकी तरफ देखा और नीचे चली गई, लेकिन मैं सोचती रही आखिर वो कौन था। सामने वाले घर में कोई नहीं रहता था, वो घर तो खाली था। मैंने वहां बहुत अरसे से किसी को जाते नहीं देखा था। मैंने अम्मा से भी पूछा कि सामने वाले घर में कोई आ गया है, तो अम्मा ने कहा कुछ दिन पहले एक लड़के को देखा था जो दूध वाले से दूध ले रहा था। हो सकता है नए किराएदार हों, क्योंकि इस घर के मालिक तो बहुत अरसे से दुबई में होते हैं। मुझे अब तजस्सुस था कि वो लड़का कौन है। मैट्रिक में पास होने पर मैंने खुशी से चीखना शुरू कर दिया। मैं बच्चों की तरह खुश हो रही थी और उछल कूद कर रही थी। तभी मेरी मुमानी अंदर आ गई। मैंने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन वो मेरी हरकतें देख रही थी। मुझे डांटने लगी और कहा कि और सब कुछ हो जाता है तुमसे, बस एक घर का काम ना करना पड़े। चलो खाना बनाओ, तुम्हारी उम्र में हम सारे घर का काम करते थे। मुमानी हर बात में अपनी मिसाल ले आती थी, लेकिन मुझे तो घर के काम में दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो मोहल्ले के बच्चों के इंतजार में रहती थी कि वो आए और मैं उनके साथ क्रिकेट खेलूं। मेरी मुमानी को भी मेरी हरकतें पसंद नहीं थी। वो भी अक्सर यही कहती थी कि मेरी बेटियां ही सारे काम करती हैं, ये तो अपने और अपनी माँ के काम भी नहीं करती। मेरा भाई नहीं था, लेकिन मामू का बेटा मुझे सगे भाइयों जैसा ही प्यार करता था। वो जब भी घर आता अपनी बहनों के बराबर मेरा ख्याल रखता। जो अपनी बहनों के लिए लाता वैसे ही गिफ्ट मेरे लिए भी होते थे। मुझे भी भाई की कमी महसूस नहीं होती थी। जब भी घर आता हमारी मौजें हो जाती थी, हमें खूब घुमाता फिराता। मेरी मुमानी को ये बात पसंद नहीं थी। वो बात बात पे मेरी माँ को सुनाती कि तुम्हारी बेटी को अक्ल करनी चाहिए, कजन और भाई में फर्क होता है। वो लाख कहे इसका भाई है, लेकिन है तो कजन ही, इसे कहो मेरे बेटे से दूर रहे। मैंने ये सुना तो बहुत रोई। मेरा भाई होता तो मुझे ये सब ना सुनना पड़ता। मैंने बचपन से अली को अपना भाई ही समझा था, लेकिन अब इन लोगों को मेरा अली को भाई कहना भी एक नाटक लगता था। मेरी मुमानी अब बाकायदा मुझ पर नजर रखती।
कि मैं इनके बेटे से महंगे महंगे गिफ्ट लेती हूँ। मैं अम्मा से गिला करती तो वो कहती कि तुम्हारी किस्मत अच्छी होती तो तेरा बाप ना मरता और ना हम इनके टुकड़ों पर पल रहे होते। मैं अब आगे पढ़ना नहीं चाहती थी। इस वक्त भी मैं अपनी हकीकत छुपाने के लिए दुनिया से छुप जाना चाहती थी, लेकिन इस बार भी अली भाई ने मेरी चलने न दी और मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया। मेरी माँ भी कहती तू बहादुर बन, तुझे तेरी तालीम ही आगे ले जा सकती है। बस दुनिया की नज़र से अपनी कमी को छुपाए रखना। दुनिया बहुत जालिम है, अगर किसी को पता चल गया तो तेरा मजाक बना के रख देगी। मेरी माँ देर तक मुझे सीने से लगाकर रोती रहती। मैंने जिंदगी में तब ये समझा था कि हर कमी से बड़ी कमी वो बेबसी है जब आप कुछ कर नहीं सकते, न अपने लिए न खुद से जुड़े इन अपनों के लिए जिन्हें आप इस मुश्किल से निकालना चाहते हो। एक दिन मेरे कॉलेज से कॉल आई थी। मेरे प्रिंसिपल को खुदा वास्ते का बैर था, छोटी सी बात होती घर फोन कर देती। इस दिन टेस्ट नहीं अच्छा हुआ था और उन्होंने माँ को कॉल कर दी। माँ ने कहा मैं छुट्टी वक्त आ जाऊंगी ताकि छुट्टी के वक्त तुम्हें भी साथ लेती आऊं। मेरी किस्मत में अभी मजीद आजमाइश थी। अम्मी का एक्सीडेंट हो गया और वो मुझे तन्हा छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये क़यामत ऐसी थी कि मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई। मुमानी के अंदाज बदल गए थे, मुझसे उनका रवैया बदल गया था। माँ का जो थोड़ा बहुत डर था कि उनकी बेटी को कोई कुछ कहे ना, वो अब डर रहा नहीं था। मैं जो नाश्ता भी नहीं बना सकती थी अपने लिए, अब मुझसे वो सारे घर का काम करवाती, फिर भी खुश ना होती। मेरी जरा सी गलती पे मुझे मारने लग जाती। कई बार मैं खुद को बचाने के लिए कमरे में खुद को बंद कर लेती। एक दिन किचन में चाय बना रही थी जब मेरी मुमानी आई और खाने का पूछा कि क्या बनाया। मैंने कहा चाय पी लूं फिर बनाती हूँ, आप बता दें क्या पकाना है। लेकिन वो शदीद गुस्से में थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। सारी रात माँ को याद करते गुजर जाती और रोते गुजर जाती। माँ ख्वाब में आना भी छोड़ गई। मामू कहते तुम रोती हो इसीलिए तुम्हारे ख्वाब में नहीं आती। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझाया कि रोने से क्या होगा, लेकिन मुमानी मुझे रोज याद दिलाती कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ रोना ही है। मामू की बेटी आई और मुझे कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ कमरे में आ गई। सामने से आती मुमानी ने जब मुझे अपनी बेटी के साथ देखा तो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी और मुझे बालों से पकड़ लिया और मारने लगी। कुछ दिन पहले उन्होंने मना किया था कि मेरी बेटियों से दूर रहो। मेरी चूड़ियां टूटकर मेरे बाजू में चुभ गईं और कांच सारे फर्श पर गिर गया और मुझे घसीटते हुए ले जाने लगी। मामू ने उन्हें रोका, लेकिन वो कह रही थी पहले मेरे बच्चों का हक खा गई, अब मेरी बेटियों को खराब करना है। मुझे कहा तुम हो ही मनहूस। मामू ने मुझे छुड़वाया, लेकिन मुमानी भागकर किचन में गई और छुरी लेकर आ गई। मेरी तरफ बढ़ी। मामू ने मुझे बचाने के लिए मुझे साइड पर किया। मैं भागने लगी, लेकिन फिर भी छुरी मेरे बाजू पर लग गई। मैं भागते हुए कमरे से बाहर आ गई। उसी वक्त साथ वाले घर से एक बाबा जी बाहर निकल रहे थे। मैं उनकी तरफ बढ़ी और उनके पीछे छुपने लगी और कहा मुझे बचा लें। वो सब देखकर हैरान थे। मुझे जख्मी देखकर कुछ नहीं पूछा और साथ ले आए। वो बुजुर्ग मुझे अपने घर ले गए। अपनी बीवी को सब बता दिया। वो अच्छी खातून थी। मुझे जख्मी देखकर मेरे जख्म पर बैंडेज की। अपनी बेटी को कहा कि इसको कपड़े दो। वो मुझे अपने कमरे में ले गई। इन बाबा जी की 2 बेटियां थी जो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती। मैं अब उनके घर रह रही थी। इन लोगों ने मेरा ऐसे ख्याल रखा, मुझे लगता नहीं था कि गैर हैं। मैं और अम्मा जी मिलकर खाना पकाते। इनकी बेटियां मेरे साथ मिलकर म्यूजिक सुनती, मूवीज देखती, क्रिकेट खेलती। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था इन लोगों के साथ। एक दिन मुमानी मेरे मामू के साथ आ गई और कहा कि जवान लड़की का यूं आपके घर रहना मुनासिब नहीं, इसे हमारे साथ भेज दें। मैंने मामू से कहा मुझे यतीम खाने छोड़ाएं, लेकिन मुझे आपके घर नहीं जाना। मामू ने वादा किया कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। बुजुर्ग ने कहा कि यतीम बच्ची है, अपनी बीवी को समझाएं। मुमानी ने गुस्से से मुझे देखा और रास्ते में मुझे कहा तेरी वजह से लोग मुझे बातें कर रहे हैं। मैंने दुख से अपनी माँ के भाई को देखा जिसे अपनी बीवी की हरकतें नजर नहीं आ रही थी। मुझे देखकर मुमानी की बेटियों का मुंह बन गया था, लेकिन खामोश रही। मैं खाना अपने कमरे में खा लेती, जो काम होता चुपचाप कर देती। एक दिन पता चला कि मुमानी अली भाई के लिए लड़की देख रही हैं। मामू ने एक बार कहा कि घर में लड़की मौजूद है तो बाहर क्यों जाना, जिस पे मुमानी ने उन्हें इतनी बातें सुनाई कि इनकी दोबारा हिम्मत ही ना हुई।
और मैं तो खुद ऐसा नहीं चाहती थी। मुझ में बहुत बड़ी कमी थी। मैं खुद नहीं चाहती थी कि ये राज किसी पर भी खुले। अली भाई के लिए बहुत अच्छी लड़की मिल गई थी, बहुत अच्छे खानदान से थी। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ था। एक माह के अंदर अंदर उनकी शादी हो गई। इनकी बीवी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हमारी बहुत जल्द दोस्ती हो गई थी। मैं उसे भाभी ही कहती थी। मैं अब हर बात उनसे शेयर करती थी, लेकिन मेरी किस्मत ने यहाँ भी मेरा साथ न दिया। जिस हकीकत को मैं खुद से भी छुपाए फिरती थी वो भाभी को पता चल गई। माँ होती तो मेरा आसरा बन जाती, लेकिन मेरी भाभी को अब मुझसे जान छुड़वाने की और भी जल्दी थी। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बाद भाभी की खाला का फोन आया। वो अपनी खाला से कह रही थी कि जुबैर का कहीं और कुछ नहीं हो सकता, इसके फर्ज से आजाद हो जाए। मैं तो कहती हूँ जुबैर की शादी नताशा से करा देते हैं। लड़की पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। मुझे तो जुबैर के लिए ऐसी लड़की की तलाश थी। इसकी खाला ने उसे कई बार शादी का कह चुकी थी, लेकिन वो राजी नहीं था। भाभी मुझे अब देखती तो मुस्कुराने लगती। मैं जब पूछती तो कहती, तुम प्यारी हो तो मुझे बस तुम पे प्यार आता है। उनकी इस कदर मोहब्बत पे मेरी आंखें तशक्कुर से झुक जाती। इनकी मोहब्बतों की मकरूज थी मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि अपने भाई के लिए वो मेरा ही रिश्ता क्यों करा रही थी, जबकि मेरी हकीकत से वो वाकिफ थी। इस दिन जुबैर की सालगिरह थी। सारी फैमिली वहां जा रही थी। भाभी ने मुझे भी तैयार होने को कहा। मैंने मना किया, लेकिन वो बज़िद थी। मुझे इसकी बात मानना पड़ी। मैं भी उनके साथ चली गई। जुबैर और उसकी फैमिली बहुत पुरतपाक अंदाज में मिली। मैं एक तरफ बैठी थी। जब भाभी वहां आ गई, मुझे जूस दिया और मेरे पास ही बैठ गई। मैं बेख्तियार ही उस तरफ देख रही थी जिस तरफ जुबैर खड़ा था। मुझे उस तरफ देखते देखकर भाभी ने मुझे कहा, जुबैर तुम्हें कैसा लगा है? हैंडसम है ना, और चार्मिंग पर्सनालिटी। मैंने उन्हें घूर कर देखा तो वो हंसने लगी और बोली, सारी उम्र तुम्हें रानी बना कर रखेगा। लेकिन मेरे आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे। भला मेरी शादी इस जैसे लड़के से कैसे हो सकती थी? मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे छोड़ देगा। लेकिन मेरी भाभी पता नहीं मुझसे जान छुड़वाने के चक्कर में अपने कजन की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती थी। रात को हम लोग काफी लेट घर पहुंचे। मैं कपड़े चेंज करके सोने की तैयारी कर रही थी जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहा कि निताशा, मैंने अपनी सगी नंदो और तुम में कभी फर्क नहीं समझा। तुम भी मेरे लिए उतनी ही अजीज हो। क्या मैं तुम्हारी बड़ी होने के नाते और तुम्हें अपना समझ के कोई फैसला ले सकती हूँ? मैंने उनका हाथ थाम लिया और उन्हें कहा कि आप ही मेरा सब कुछ हैं। मैं आपको हर फैसले का इख्तियार देती हूँ, लेकिन आप जानती हैं हकीकत क्या है? तो वो मुस्कुराने लगी और कहा, इसकी वजह से तो मैं ये सब कर रही हूँ। मैंने नासमझी से उन्हें देखा, जो मेरे माथे पर प्यार करके मायने खेज नजरों से देख कर चली गईं। कुछ दिन बाद जुबैर की वालदा आई और मुझे अंगूठी पहनाने लगी। मैं हैरानी से देख रही थी जब उन्होंने कहा, तुम इतनी प्यारी हो हमें, हम चाहते हैं हमारे पास रह जाओ। भाभी बहुत खुश लग रही थी, लेकिन मैं डर रही थी, अगर मेरी हकीकत खुल गई तो क्या होगा। मैंने सर झुका लिया। जब मैं खुद उन्हें फैसले का इख्तियार दे दिया था तो अब कुछ कहना बनता नहीं था। अक्सर हम जिन बातों से डरते हैं वही हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। मैं ये सोच भी लेती कि मेरी भाभी मुझसे जान छुड़वाने को मेरी शादी कर रही थी, लेकिन उसने इसके लिए अपने ही कज़न का इंतखाब क्यों किया? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। एक शाम सादगी से मुझे जुबैर के साथ रुखसत कर दिया गया। शादी की रात ही मेरा शौहर मेरी हकीकत जान गया था और मैं सारी रात उस सुबह का इंतजार कर रही थी जब मुझे धक्के मारकर वो लोग यहाँ से निकाल देते। उस दिन मुझे पता चला था कि भाभी खुद जुबैर से शादी करना चाहती थी, लेकिन जुबैर ने उनसे शादी से इनकार किया। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने मुझ जैसी का रिश्ता जुबैर से करवा दिया। नाश्ते की मेज पर भी मैंने जुबैर को खामोशी देखा। मेरी सास मुझे नाश्ते का कह रही थी। मेरी नज़र जुबैर पर थी, जिसने अभी तक नजरें झुका रखी थी। मैं डर रही थी कि वो सबको बता न दे और मेरी हकीकत खुल जाएगी। सब मुझे हकारत से देखेंगे और हो सकता है मुझे यहाँ से निकल जाना पड़े। लेकिन वहाँ खामोशी रही। मैं अपने शौहर को पहचान चुकी थी। ये कुछ अर्सा पहले की बात थी। मेरी अम्मी जिंदा थी। जब इनके नंबर पर एक कॉल आती, अम्मी को मैं इस नंबर पर बात करने के बाद हमेशा बहुत खुश देखती थी। एक दिन कॉल मैंने अटेंड की। अम्मी कहीं गई हुई थी। मैंने पूछा कौन है, तो कहने लगा आंटी से बात करवाओ। जब मैंने पूछा कौन है तो कहने लगा नताशा हो। मैंने हैरानी से फोन देखा।
ये जो भी था मुझे जानता था। मैंने कहा जी मैं नताशा हूँ, तो कॉल बंद हो गई। फिर अक्सर कॉल करता, मुझसे भी कभी बात हो जाती थी। मुझे अब लगता था कि मुझे इसकी आवाज़ से मोहब्बत हो गई है। जिस दिन कॉल ना आती मैं इंतज़ार करती रहती। फिर वो हकीकत मुझ पे खुली जिसने मुझे ज़िंदगी के इस पहलू से मायूस कर दिया। एक दिन इसके बारे में अम्मी से पूछा तो कहने लगी, आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो गज़ब हो जाएगा। मुझे कमरे में ले गई और बताया कि वो लड़का तुम्हारे अब्बू के दोस्त का बेटा है, लेकिन भाई लोगों की इन लोगों से शुरू से नहीं बनी। कारोबार की वजह से कुछ मसले हुए थे, तब से आना जाना बंद है सालों से। लेकिन तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद तुम्हारे अब्बू के दोस्त भी कुछ अरसे बाद फोत हो गए, राब्ता बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अब उनका बेटा कभी कभी अपने बाप का फर्ज निभाने के लिए मुझसे हाल अहवाल पूछता है। काफी अरसे पहले देखा था, बहुत प्यारा बच्चा है, बड़ी मोहब्बत से मिला, लेकिन मैं अपने भाई की वजह से इन लोगों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। अब अक्सर मैं खुद उसे कॉल करने लगी। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे भी मुझसे मोहब्बत है, लेकिन फिर अचानक अम्मी की वफात के बाद राब्ता न रहा, क्योंकि जिस फोन में नंबर था वो भी हादसे के वक्त अम्मी के पास ही था। और फिर तकदीर में वो लड़का मेरे शोहर की सूरत में मेरे सामने था। अगर मेरी असलियत मुख्तलिफ होती तो शायद मैं खुशी से पागल हो जाती। जब पता चला जुबैर है कौन, लेकिन मैं बदकिस्मत जिसकी तकदीर में घर का सुकून नहीं था। मेरा शोहर मुझसे बात तक न करता। मैं पहचान गई थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं वही हूँ जिससे कभी उसे मोहब्बत का दावा था। इसकी आवाज़ ही मेरे लिए पहचान थी। मैं उसे पहली रात ही बोलते सुनकर पहचान चुकी थी, लेकिन मैं उसके सामने कम ही बोलती थी कि कहीं उसे पता न चल जाए कि मैं वही नताशा हूँ। जुबैर का रवैया वैसा ही था। वो कमरे में कम ही आता जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती, अक्सर तब। मैं उससे कैसे कहती मैं बेबस थी। एक दिन मैं बताना चाहती थी मैं नताशा हूँ और मैं पहचान गई हूँ तुम्हें, लेकिन मेरी हकीकत बीच में आ गई थी। अक्सर यही होता, जब भी जुबैर कमरे में 5 मिनट भी रुकता, मैं यही सोचती कि उसे सब कह दूं, लेकिन बात ना हो पाती। लेकिन मैं खुश थी कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई थी, लेकिन मैं खुदगर्ज हो गई। मुझ जैसों को मोहब्बत का हक नहीं होता। इस दिन जुबैर को बुखार था। मुझे जब पता चला मैं रात को चुपके से इसके कमरे में गई। वो लाइट बंद किए बैठा था। मुझे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, और अजीब बात थी, इस वक्त भी सारे कमरे में अतर लगा रखा था, जिसकी तेज खुशबू और अगरबत्तियों की महक में हैरान रह गई। और अंधेरे में ही बोर्ड तलाश किया और लाइट चलाई। मैंने हैरानी से उसे देखा जो मुंह में ही बुड़बुड़ा रहा था। आंखें बंद थी। जैसे लाइट चलाई उसने फौरन आंखें खोल दी, फौरन उठ के खड़ा हो गया। जब मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उसकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी। उसने गुस्से से मुझे देखा और बोला कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं इस वक्त ज़रूरी काम कर रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो कोई अमल कर रहा था। मेरे आंसू बह रहे थे। ये क्या था, धोखे फरेब या जादू? उसने जल्दी से मुझे कमरे से निकाला और दरवाज़ा लगा लिया। मैंने भी आज उससे पूछने का फैसला कर लिया कि ये सब क्या है। मुझे पता नहीं था जुबैर कोई आमिल है। मैं कमरे में आ गई, लेकिन सारी रात मुझे नींद ना आई। तहज्जुद के वक्त वो कमरे में आया और बोला कि किसी से इस वाक़े का जिक्र नहीं करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ मेरे और तुम्हारे दरमियान राज है। उसने बताया कि मैं जब तुमसे मोहब्बत का इजहार कर चुका था, तो एक दिन तुमने जो तस्वीर भेजी वो अपनी अम्मी को दिखाई और उन्हें कहा कि शादी करूंगा तो इसी कज़न से। लेकिन हम सब जानते थे कि ये मुमकिन नहीं था। तुम्हारे मामू हमसे नफरत करते थे, क्योंकि कारोबार में काफ़ी अरसे पहले होने वाले नुकसान का जिम्मेदार वो मेरे अब्बू को समझते थे। फिर जब अब्बू कामयाब बिजनेसमैन बन गए और तुम्हारे मामू का कारोबार ना रहा, तो ये सब अब्बू का फ्रॉड समझते थे। मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे घर के सामने का मकान खरीदा। मैं तुम्हें पहचानता था, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उन्हीं दिनों एक फकीर से मेरा झगड़ा हो गया। मैंने उसे धक्के देने शुरू कर दिए और वो जाते हुए मुझे बद्दुआ दे गया कि आंखें रखते हुए इंसाफ नहीं कर सके, जाओ अपनी मोहब्बत से दूर हो जाओ। कुछ दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ और बहुत चोटें आईं। बाकी जख्म तो भर गए, लेकिन मैं ठीक से चल नहीं सकता था। मेरे कुलीग भी मेरा मजाक उड़ाते। मैं अब खुद को नौमुकम्मल समझ रहा था। जब भी घर में शादी की बात होती मैं मना कर देता। मुझे तुमसे मोहब्बत थी, लेकिन अब मैं तुमसे भी रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। फिर एक दिन अम्मी ने तुम्हें मेरी ही बहन के घर देखा।
वो अम्मी की भांजी हैं, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा अपनी सगी बहन ही समझा। अम्मी ने तुम्हें पहचान लिया और फिर ये रिश्ता हो गया। मैं तुम्हें पहली बार देख के पहचान गया था, लेकिन मुझे अंदाजा था तुम नहीं पहचान सकोगी, लेकिन तुमने मुझे आवाज से पहचान लिया। तुम्हारी हकीकत पता चली कि तुम ख्वाजा सरा हो तो मुझे यकीन नहीं आया ये कैसे हो सकता है। मैं तो तुम्हारे साथ ही जिंदगी के दिन गुजारना चाहता हूँ। तो मैंने आमिल से बात की, उसने मुझे कुछ अमलियात बताए जो बहुत खतरनाक थे। मुझे कहा 1 साल तक अगर मैं ये कर गया तो मैं अपना मकसद पालूंगा। तुम पैदाइशी इस कमी का शिकार नहीं हो, बल्कि ये तुम पर किसी जादू की वजह से असरात हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता था तुम्हें ये हकीकत पता चले, और मुझे लगता था कहीं मैं तुम्हें ये सब बताकर खुद से दूर न कर लूं। लेकिन मैं तो खुद ही तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता लोग मुझे ये कहें कि ख्वाजा सरा से शादी कर ली। मैं तो इस हकीकत को बदल लेना चाहता हूँ। मैं मुसलसल रो रही थी और भागकर अपने कमरे में आ गई। मैं अजीब मुश्किल में फंस चुकी थी। मैं तो खुद को शादी के काबिल ही नहीं समझती, और मेरा शोहर मेरी खातिर इतने मुश्किल चिल्ले कर रहा था। मैंने सोचा मेरी वजह से वो किसी मुश्किल में न फंस जाए। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से उसे कोई नुकसान हो। इन्हीं दिनों मेरी मुमानी की तबीयत खराब हो गई। अली भाई मुझे लेने आ गए कि वो तुम्हें याद कर रही हैं। मैं हैरान थी कि मुझे क्यों याद कर रही हैं, जबकि वो तो मुझे देखना नहीं चाहती। भाभी मुझे मिली तो मुझे ऐसे सवाल पूछ रही थी जैसे कुछ जानना चाह रही थी, लेकिन मैंने खामोशी रखी। लेकिन अब मेरी वजह से उसका कज़न जिस मुश्किल में पड़ रहा था, अगर इन लोगों को पता चल जाता तो शायद वो लोग खुद मुझे उसकी जिंदगी से निकाल देते। मुमानी ने मुझे देखते ही पास आने का इशारा किया। उन्हें फालिज हो गया था और वो बोल नहीं सकती थी। मुझे उनकी ये हालत देखकर उन पर तरस आया। वो जैसी भी थी, मामू की वजह से और अली भाई की वजह से मैं उन्हें काबिल रहम समझ रही थी। इन्होंने मुझे देखते ही पास बैठने का कहा, मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैंने हैरानी से उन्हें देखा और पास खड़े मामू को देखा। मामू ने कहा, बेटी से माफ कर दो, ये हसद में अंधी हो गई थी। मैं ना समझी से उन्हें देख रही थी। जब मेरे मामू की छोटी बेटी ने कहा कि निताशा बाजी कुछ अर्से पहले जब मेरी बड़ी बहन का रिश्ता करने लगे तो रिश्ते के लिए आने वाले लोगों ने आपको पसंद कर लिया। रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन अम्मा ने कहा कि आप ख्वाजा सरा हैं। वो लोग ये सुनते ही भाग गए, लेकिन इस झूठ को सच करने के लिए अम्मा आप पर अमल करवाती रही ताकि आपकी कहीं शादी ना हो, और अगर हो भी तो आपका घर ना बसे और औलाद भी ना हो। लेकिन अब अम्मा को अपने जुर्म की सजा मिल चुकी है, आप इन्हें माफ कर दें। मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल इसी एहसास से कमतरी में गुजारे थे। दुनिया से छिप कर रही थी कि कहीं लोग मुझे ख्वाजा सरा समझकर ख्वाजा सराओं जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर न कर दें। मैंने अपने ख्वाब मार दिए, और ये सब कुछ मेरी माँ के और मेरे जहन में डालने वाली और सब कुछ करवाने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी मुमानी थी। मुझे इस औरत से नफरत थी। मैं उसे कैसे इतने सालों की अजियत माफ कर देती। मैं अपने शौहर के घर आ गई, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक मेरे जहन में ये बात आई कि मैंने सुना था जब कोई किसी पर काला जादू करवाता है तो जिस पर हुआ हो, और जब उसे पता चलता है कि वो इस जादू का तोड़ करवा ले तो जादू करवाने वाले पे कोई ना कोई आफत जरूर आती है। तो क्या मेरे शौहर के अमलियात का नतीजा था कि मुझ पर जादू करवाने वाली मेरी ही मुमानी इस वक्त इस कदर बुरी हालत में थी कि मौत की दुआएं कर रही थी। मेरी रूह कांप गई। हम लोग कैसे दूसरों का बुरा करते वक्त सोचते नहीं कि किसी के लिए गड़ा खोदेंगे तो पहले खुद ही इसमें गिरते हैं। एक दिन मेरा शौहर कमरे में आया और बोला कि कच्चे अंडे से पेट पर मालिश करती रहना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैं हैरान थी ये किन कामों में पड़ गया था। अब वो इसी तरह चिल्ले करेगा। मेरे नजदीक ये सब कुछ ठीक नहीं था। एक मेरी मुमानी की हालत देखकर मैं घबरा गई थी। कुछ दिन बाद पता चला कि मुमानी मर गई। मैं जब पहुंची तो जनाजा ले जाने लगे थे। मुझे कहा आखिरी बार मुंह देख लो, लेकिन मेरा दिल ना माना। मैं तो सिर्फ दुनिया दिखावे को गई थी। दूसरे दिन ही घर आ गई। इन्हीं दिनों मैंने एक सीरियल देखा जिसमें काला जादू करने वाला जब तक अपना इल्म आगे किसी को मुंतकिल नहीं करता वो मरता नहीं। जिंदगी इतनी बदसूरत होती है इसके लिए कि वो दुआएं मांगता है कि मुझे इस जिंदगी से निजात मिल जाए। मैं डर गई। मैंने अपने शौहर से कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप ये जादू और अमलियात से निकल आए। जादू आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। इसने वादा किया कि जिस दिन मेरी मुराद पूरी हो गई मैं अपने मुर्शिद से इजाजत लेकर ये काम छोड़ दूंगा। इसलिए मुझे अगले 9 माह एक दरगाह पर गुजारने हैं। मैं हैरान थी अब ये क्या था।
मैं नाराज हो गई। मैंने उससे बोलचाल बंद कर दी और कह दिया कि अगर मेरी किस्मत में वही जिंदगी है तो मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन वो मेरी वजह से कुछ नहीं करेगा। अब यही होता, जब भी जुबैर घर आता मैं कमरे में घुस जाती, उसे बताए बगैर मामू के घर आ जाती, कई कई दिन इधर रहती। मेरी सास और नंद मुझे कहती कि घर आ जाओ, तुम्हारे बगैर घर वीरान है। लेकिन मैं चाहती थी जुबैर मुझे कॉल करे, मुझे कहे घर आओ, लेकिन उसने नहीं कहा। वो खुद पिछले कई महीनों से घर पर नहीं था। इस बार मैं भी वापस नहीं गई। मुझे आए 9 माह होने वाले थे। एक दिन जुबैर घर आया, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। मैं उठकर खड़ी हो गई, सलाम किया, हाल अहवाल पूछा। मैं खामोश रही, फिर वहीं रखी कुर्सियों पर बैठ गया और मुझे भी बैठने को कहा। वो मुझसे कह रहा था कि मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला करने के लिए आजाद हूँ। मैंने खफगी से उसे देखा। कुछ दिन पहले मिलने वाली खुशी ने मेरे चेहरे को अजीब ही रौनक बख्श दी थी, और अब वो इतने महीनों बाद आया तो मुझे अपनी जिंदगी से निकल जाने का इख्तियार दे रहा था। मैं कैसे उसे छोड़ देती जिसने मेरे लिए क्या नहीं किया था। मैंने कहा, इतने बड़े आमिल बने फिरते हो, जादू का कैसे पता लगाते हो? वह हैरानी से मुझे देख रहा था और मैंने आगे बढ़कर सर उसके सीने से लगा दिया। मेरे आंसू बहने लगे। वो मुस्कुरा रहा था और मुझे अपनी बाजुओं के हिसार में ले लिया। हम लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद मैंने सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई।